हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 12th सिलेबस में एक चैप्टर मैथमेटिक्स का जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये मैट्रिक्स चैप्टर जो है, ये मैट्रिक्स जो है, ये इवॉल्व कैसे हुआ। ठीक है। और मतलब कि ये जो आपको मैट्रिक्स है, ये आपको जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, उसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये मैट्रिक्स इवॉल्व हुआ, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है। तो उसी से आपको ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर ये मैट्रिक्स। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? तो आपको नंबर्स का अरेंजमेंट। मैट्रिक्स यहां आपको डेफिनेशन में है कि आव्यूह। मैट्रिक्स को हिंदी में लोग बोलते हैं आव्यूह। तो देखिए, वास्तविक सम्मिश्र संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास या इनको पंक्तियों एवं स्तंभों के रूप में लिखने की विधि को आव्यूह कहा जाता है। तो देखिए, ये आपको क्या कर रहा है कि मैट्रिक्स में वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन, ये फलन मतलब फंक्शन हुआ। अब इसको आयताकार क्रम विन्यास, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं, क्लियर है? तो उस रूप में अगर हम संख्याओं को या फलनों को लिखेंगे तो वही आपको कहलाता है मैट्रिक्स। या दूसरे शब्दों में इसको हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि इनको यानी वास्तविक सम्मिश्र या फलन को पंक्तियों एवं स्तंभों के रूप में लिखने की विधि को आव्यूह कहा जाता है। अब यहां से आपको ये पंक्तियों और स्तंभों इस रूप में लिखना है संख्या। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये पंक्ति क्या होता है, ये स्तंभ क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका, b इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका। अब समझिए, यहाँ पे पंक्ति आया और स्तंभ आया, तो ये पंक्ति और स्तंभ क्या होता है? तो जैसे हम लोग यहाँ लिखे हैं कि a इज इक्वल टू a b c एंड d, क्लियर है? तो अब इसी में आपको कुछ संख्या यानी ये जो आपको ABCD लिखा गया है, इसमें से कुछ जो है वो पंक्ति में लिखा हुआ है और कुछ स्तंभ में लिखा है। अब हम लोग को यहां जानना है कि इसमें पंक्ति में कौन कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है और स्तंभ में कौन कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है। देखिए, पंक्ति जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रो, क्लियर? और स्तंभ जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। एक से ज्यादा होगा तो रोज एंड कॉलम्स। इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं R से, इसको डिनोट करते हैं C से, क्लियर? अब यहां देखिए, रो दैट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कॉलम दैट मींस वर्टिकल लाइन। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में जो जो एलिमेंट होगा वो होगा किस चीज में? तो रो में। और वर्टिकल लाइंस में जो जो एलिमेंट होगा वो होगा कॉलम्स में। तो यहां देखिए, ये आपको ए बी दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये आपको ये किस में है? तो रो में है, फर्स्ट में है, लिखेंगे R1। यहां पे सी डी सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो सेकेंड हॉरिजॉन्टल में लाइन में है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज में है? ये R2 यानी सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो था R1 लिखे, सेकेंड रो है तो R2 लिखें। और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि रो में अगर एलिमेंट है मतलब वो हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन है, और कॉलम्स में ये वर्टिकल लाइंस और कॉलम उसी से, ये फर्स्ट कॉलम तो ये C1 हुआ, ये सेकंड कॉलम तो ये C2 हुआ, क्लियर? तो यहां पे हम लोग क्या सीखे कि अगर वास्तविक सम्मिश्र या फलन, इन सभी को अगर हम रो और कॉलम में सजा के लिखेंगे तो सजाने के बाद जो आएगा उसी को हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स। अब जैसे ये है, इसको अगर हम लोग देखें यहां से B मैट्रिक्स को, तो यहां पे आपको B इज इक्वल टू A B C D E F G H I, से वही कॉन्सेप्ट, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन रो होगा और वर्टिकल लाइन कॉलम्स होगा। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए, A B C हॉरिजॉन्टल है और फर्स्ट इसको हम लोग बोलेंगे क्या है? ये R1 है यानी फर्स्ट रो। डी ई एफ सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हो जाएगा आपको R2।
GHI ये थर्ड हॉरिजॉन्टल है, ये हो जाएगा R3। सेम इधर देखिए, ये वर्टिकल लाइन ये आपका हुआ C1, फर्स्ट है तो C1, ये सेकेंड ये हो गया C2, ये थर्ड तो ये हो गया C3। तो कहने का मतलब आपको यहां सीधा सा है कि रो जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग होगा और कॉलम जो होगा वो वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग होगा। और यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स में जो आपको ये ABCD दिख रहा है, ये सारा का सारा होगा मैट्रिक्स का एलिमेंट्स, यानी इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जो जो होगा वो होगा मैट्रिक्स का एलिमेंट। यानी हम लोग यहां लिख सकते हैं कि A, B, C एंड D ये आपको हो जाएगा मैट्रिक्स का एलिमेंट्स, इंट्रीज भी बोलते हैं हिंदी में, अवयव। यहां पे देखिए आपको ABCD 4 था, यहां 3 3 6 और 3 9, यानी A B C D E F G H एंड I, ये सब हो जाएगा मैट्रिक्स B का एलिमेंट्स। यानी इसमें 2 रो और 2 कॉलम, तो कुल मिला के 4 एलिमेंट्स। इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम्स, तो कुल मिला के 9 एलिमेंट्स। तो इस तरह से हम लोग समझे कि मैट्रिक्स जो होता है एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम लोग नंबर्स को या फंक्शंस को इस आपको रेक्टेंगुलर एरे में सजाते हैं। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से इसको हम लोग सजा के लिखेंगे तो वो कहलाएगा मैट्रिक्स। इसको लिखने का और भी तरीका, जैसे अगर हम लिखें A इज इक्वल टू इस तरह का ब्रैकेट, जिसको मैथमेटिक्स में हम लोग कभी कभी जो है छोटा कोष्ठक भी बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, या A इज इक्वल टू इस तरह से 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में ABCD और इस तरह से लिखा हुआ, तो A एंड A ये तीनों आपको मैट्रिक्स को ही लिखने का तरीका। तो अगर हम ऐसे लिखें, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तीनों का तीनों आपको होगा क्या चीज, मैट्रिक्स। लेकिन आपको सबसे ज्यादा यूज जो किया गया है वो इस फॉर्म का किया गया, यानी इस सिंबल का ही हम लोग यूज ज्यादा करेंगे। इस दोनों का भी करेंगे वो भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैट्रिक्स का सिंबल का यूज हुआ है वो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला। बाकी ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम लोग समझे मैट्रिक्स क्या है। तो नंबर्स एंड फंक्शंस का आपको एक अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग नंबर्स को, फंक्शंस को रो एंड कॉलम्स में लिखते हैं। रो क्या है, तो रो वो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग, और कॉलम्स क्या है, वर्टिकल लाइंस के अलॉन्ग। और इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो जो होगा वो कहलाएगा मैट्रिक्स का एलिमेंट्स या इंट्रीज। क्लियर है? इसमें आपको 2 बाय, यहां हम लोग देखें क्या चीज, 2 रो था, 2 कॉलम था, ABCD 4 एलिमेंट। यहां पे हम लोग 1 2 3 4 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरह से हम लोग समझे कि रो एंड कॉलम क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर कैसे लिखते हैं और ऑर्डर क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसको कैसे हम लोग लिखें। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, तो हम लोग अब देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो देखिए, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे कि एक मैट्रिक्स हम लोग यहां पे A ले लेते हैं जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? अब हम लोग इसमें जान रहे हैं कि रो क्या है, कॉलम क्या है। क्लियर? तो अब इस मैट्रिक्स का आपसे पूछा गया ऑर्डर, और ऑर्डर के लिए आपको इसमें करना क्या है, बस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लेना। यहां अगर हम लोग देखें तो देखिए, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल है, सेकेंड हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं R1 और इसको बोल सकते हैं हम लोग R2। फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2। अब देखिए वर्टिकल लाइन, तो ये हो गया आपका C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। मतलब 2 रो है और 3 कॉलम्स है। तो आप यहां पे सबसे पहले लिख लीजिए कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितना हो गया, 2।
फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लियर, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। यानी इस तरह से जो रहेगा, इस तरह से वो होगा आपका रो, और इस तरह से जो रहेगा वो होगा आपका कॉलम। तो देखिए 1 2 दो रो, 1 2 3 3 कॉलम। अब आपको चाहिए ऑर्डर, क्लियर। अब ऑर्डर लिखने का सीधा सा रूल है कि जो आपको नंबर ऑफ रोज है उसको आप आगे रखिए, बीच में मल्टीप्लाई दीजिए और नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दीजिए। तो देखिए ऑर्डर लिखने का सीधा सा रूल क्या है। तो सबसे पहले आपको जो भी मैट्रिक्स दिया गया है उसमें आप नंबर ऑफ रोज काउंट कर लीजिए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लीजिए। अब ऑर्डर के लिए सीधा सा रूल है कि पहले नंबर ऑफ रोज देन नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दीजिए, बीच में आप मल्टीप्लाई लगाइए, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम लोग बाय। यानी आपको अगर पूछा जाए कि बताइए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, तो बोलेंगे 2/3। तो पहले हम लोग लिखते हैं रो को देन कॉलम, क्लियर। अब जैसे हम लोग मान लीजिए पहले रो कॉलम क्यों लिखते हैं समझिए। तो ये हर एक चीज को बोलने का एक आपको सिस्टम होता है। जैसे मेंसुरेशन हम लोग मान लीजिए कोई रूम है आपको, उसका आपको डायमेंशन दिया गया, सपोज कीजिए 22/13 का। तो इसमें हम लोग जब देखते हैं तो फर्स्ट पे जो रहता है उसको लेंथ लेते हैं और सेकेंड पे जो रहता है उसको ब्रेथ, और अगर एक और दे दें हम लोग मान लीजिए 10, इसको हम लोग बोलते हैं h। ऐसा क्यों, बात को ध्यान समझिएगा कि जैसे किसी भी चीज का डायमेंशन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग को मान लीजिए व्हाइट बोर्ड खरीदना है 4x4 का, मतलब 4 उसका लेंथ है, 4 ही उसका ब्रेथ। हर एक चीज का सिस्टम, जैसे हम बोलते हैं क्रिकेट में, तो क्रिकेट में कैसे बोलते हैं बैट बॉल, ना कि बॉल बैट, तो आपको सुनने में भी अच्छा लगता है, क्लियर है। तो इस तरह से इसमें भी वही सिस्टम है कि सबसे पहले हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर इस तरह से आपको मैट्रिक्स में लिखा हुआ है तो समझ लीजिए आप कि फर्स्ट पे नंबर ऑफ रोज होगा, सेकेंड पे नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीखे कि किसी भी मैट्रिक्स का जब ऑर्डर निकालते हैं तो आप सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ रोज दैट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दैट मींस ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लियर। यहाँ पे 2 रो था R1 R2 तो 2 लिख दिए, यहाँ पे 3 कॉलम था C1 C2 C3 यहाँ लिख दिए हम। अब इसका ऑर्डर द नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, क्लियर। यहाँ एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, सपोज कीजिए A इज इक्वल टू हम लोग ले लें 1 2 एंड 3, क्लियर है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए एक है और वर्टिकल 1 2 3, मतलब कि इसमें आपको रो है 1, कॉलम C1 C2 एंड C3, क्लियर हो गया। अब अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपको पता है तो आप ऑर्डर लिख सकते हैं। तो देखिए यहां हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3। 1 रो है एंड 3 कॉलम्स है, इसका जो ऑर्डर होगा तो पहले नंबर ऑफ रोज देन नंबर ऑफ कॉलम दैट मींस 1/3। ये हो गया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। और भी आप ले सकते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए B इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। आप ध्यान से देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 एंड 3 दैट मींस ये आपका R1, ये R2 और ये R3, और वर्टिकल एक है दैट मींस C1 है सिर्फ। अब इसका ऑर्डर लिखेंगे तो यहां देखिए आपको यहां दिख रहा है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1। आप ऑर्डर इसका लिख सकते हैं।
तो नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1, दैट मीन्स मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हो गया 3/1। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या सीखे, मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर्स एंड फंक्शंस का एक अरेंजमेंट, जिसमें हम लोग नंबर्स एंड फंक्शंस को रो एंड कॉलम में अरेंज करते हैं। अब रो क्या था, कॉलम क्या था। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग होना चाहिए और आपको कॉलम्स का मतलब वर्टिकल लाइन के अलोंग होना चाहिए। क्लियर। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो जो है आपको नंबर्स या फंक्शंस, वो सारा का सारा कहलाएगा एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स, एंट्रीज, हिंदी में अवयव बोलते हैं। अब इसका हम लोग ऑर्डर निकालने सीखे। ऑर्डर के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आपको नंबर ऑफ रोज पता है, नंबर ऑफ कॉलम्स पता है, क्या कीजिएगा ऑर्डर के लिए, पहले नंबर ऑफ रोज लिख दीजिए, देन नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दीजिए, बीच में लिखिएगा आप मल्टीप्लाई बट बोलिएगा बाय। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3, इसका ऑर्डर हो गया 1/3 और इसका ऑर्डर हो गया आपको 3/1। क्लियर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है और कितना टाइप्स का आपको मैट्रिक्स यहां देखने को मिलेगा। और सारा आपको मैट्रिक्स का टाइप जो है ये सारा का सारा डिपेंड करता है रो और कॉलम पे। तो आइए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कितना प्रकार का अवयव होता है। हाँ तो देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और इसमें सबसे फर्स्ट है आपको वर्ग अवयव, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए जैसे हम लोग स्क्वायर के बारे में जानते हैं, स्क्वायर मतलब हुआ जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर, अर्थात कि वर्ग में हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते थे ना कि 4 भुजा होता है और चारों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो वो बना होता था लेंथ एंड ब्रेथ से, तो दोनों बराबर होता था। यहां अवयव के लिए यानी मैट्रिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स का बनावट जो आपको रो और कॉलम से, तो यहाँ पे हम लोग वर्ग अवयव के लिए सीधा देखेंगे क्या चीज, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज ये इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, मतलब जितना आपको पंक्ति की संख्या उतना ही स्तंभ की संख्या, अगर दोनों बराबर हो जाए उसी मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। अब जैसे देखिए आप एग्जांपल में, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, a इज इक्वल टू a b c एंड d। सबसे सिंपल वाला हम लोग ये है यहाँ पे। तो देखिए अब हम लोग क्या सीखे, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो। तो यहाँ पे आप देखिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन 2, वर्टिकल लाइन 2, यानी ये आपका R1 R2 C1 एंड C2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर जो है 2/2 का यहाँ पर ऑर्डर लिखा जाता है। तो देखिए ये हुआ नंबर ऑफ रोज, ये हुआ नंबर ऑफ कॉलम्स, और अगर दोनों इक्वल है तो वही कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। एक और एग्जांपल लीजिए, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहां पे हम देख सकते हैं 1 2 3 रोज, 1 2 3 कॉलम्स, दैट मीन्स इसका ऑर्डर 3/3 का। हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या है, इक्वल है। और अगर दोनों इक्वल तो दैट मीन्स वो आपका वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर। अब इसी में अगर हम लोग इसका नेक्स्ट देखें तो सेकंड है आपको जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आयताकार अवयव। जैसे वर्ग था स्क्वायर हुआ, आयताकार अवयव इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो देखिए जिस यहां पे वर्ग अवयव में क्या पढ़े, दोनों बराबर होता है। यहां पे पढ़ेंगे दोनों बराबर नहीं हो, अगर नंबर ऑफ रोज ये डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
दैट मीन्स एक एग्जाम्पल से यहां समझेंगे। अगर आपके पास है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये लिए हम लोग मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर देखिए, तो यहाँ पे 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 2/3, और देख रहे हैं कि 2 3 बराबर नहीं है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लीजिए, B इज इक्वल टू ले लेंगे 1 2 एंड 3। यहां देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो रो 1 और 3 वर्टिकल लाइन तो कॉलम 3, और दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो सीधा यहां देखना आपको नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स, और बराबर नहीं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? अगर आप नॉर्मल अगर डेफिनेशन देखिएगा तो अगर नंबर ऑफ रोज मान लीजिए m और ये अगर n के बराबर हो जाए, इसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसको m इसको n, तो यहां पे m डज नॉट इक्वल टू n, दोनों बराबर नहीं होगा। देखिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स से एक ऑब्जेक्टिव भी अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कैसा? तो ध्यान से समझिए, जैसे कि आपको a इज इक्वल टू दिया गया है aij, इस ij के बारे में लोग पढ़ेंगे। देखिए ये aij अभी आप तत्काल समझ लीजिए कि इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, और इसका ऑर्डर आपको है m/n का। क्लियर? ये ij अभी तत्काल समझना है आपको, क्या है ये इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। इस ij के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए आपको पूछा जाएगा कि बताइए मैट्रिक्स A जो होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और ऑप्शन दिया है m ग्रेटर देन n, सेकेंड में m लेस देन n, थर्ड में m इज इक्वल टू n, और फोर्थ में नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग को पूछा जा रहा है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है m इज इक्वल टू n, तो बस आप मार दीजिए ऑप्शन 3 जो रहेगा एबीसीडी। तो इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर बराबर नहीं है तो वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये दो हुआ। चलिए तीसरा हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर जो है आपको पंक्ति आव्यूह, इंग्लिश में रो मैट्रिक्स। इसका सिंपल सा डेफिनेशन देखिए, अभी हम लोग तुरंत सीखे हैं पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है। फर्स्ट नंबर पे जो ऑर्डर में रहेगा वो पंक्ति, सेकंड नंबर पे जो रहेगा वो होगा स्तंभ। अब देखिए जैसे ऑर्डर हम लोग लिखते हैं ना कि m/n, तो ये दर्शाता है आपको रो को, और ये दर्शाता है आपको कॉलम को। क्लियर है? अब पंक्ति आव्यूह का सीधा सा डेफिनेशन है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या 1 हो, रो की संख्या 1 हो, अर्थात अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/n तो वो कहलाएगा आपको पंक्ति आव्यूह। एक पंक्ति, पंक्ति मतलब इंग्लिश में रो कहते हैं। अब एक पंक्ति मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर एक एग्जांपल लें तो a इज इक्वल टू, अगर हम ले लें 1 2 एंड 3, अब इसका ऑर्डर निकालिए, एक रो 3 कॉलम, तो 1/3 का, तो सिर्फ फर्स्ट नंबर पे देखना कि अगर फर्स्ट नंबर पे आपको 1 दिख रहा है यानी उसमें आपको कितना पंक्ति हुआ, एक पंक्ति, और एक पंक्ति वाले आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। क्लियर? सेम आपको स्तंभ आव्यूह, इसमें फर्स्ट पे 1 था, इसमें सेकंड पे 1 होगा, यानी इसका ऑर्डर होगा m/1 का। अगर किसी मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या 1 हो जाए तो उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो b इज इक्वल टू, देखिए यहां ऐसे लिए थे, इसको 1 2 3 इस तरह से ले लीजिए, तो यहां इसका ऑर्डर अगर देखेंगे तो 3 रो एंड 1 कॉलम, तो सेकंड नंबर पे अगर 1 दिख जाए ऑर्डर में तो वो हो जाएगा आपको स्तंभ आव्यूह। तो सीधा डेफिनेशन बोलना है, एक स्तंभ वाले आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं, एक पंक्ति वाले आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब देखिए इसी तरह से है क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल। देखिए हॉरिजॉन्टल का सीधा सा आपको हम एग्जांपल समझाते हैं। जैसे देखिए लिख दिए 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख दिए। अब इसका ऑर्डर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2/3।
तो कहने का मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज आव्यूह। जैसे कि अगर नंबर ऑफ रोज m मान ले, नंबर ऑफ कॉलम n मान ले, अब देखिए बड़ा कौन सा है, कॉलम, तो m लेस देन n, यानी नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम से कम हो उसको क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। बात है समझ में? मतलब कि पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अगर कम या स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक हो तो उसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज आव्यूह। क्लियर? इसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट, तो यहां अगर हम लोग ले ले b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, अब बताइए 1 2 3 रोज एंड 1 2 कॉलम्स, यानी यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स कम होना चाहिए नंबर ऑफ रोज की तुलना में। तो देखिए m है n है, इस बार m ग्रेटर देन n, यानी अगर स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से कम हो जाए या पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक हो उसको कहेंगे उदग्र या ऊर्ध्वाधर, इंग्लिश में वर्टिकल। इसका जस्ट अपोजिट, अगर नंबर ऑफ रोज यानी पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो तो क्षैतिज आव्यूह, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक हो उदग्र आव्यूह, एक पंक्ति रहा पंक्ति आव्यूह और एक स्तंभ रहा तो स्तंभ आव्यूह। और इससे पहले पढ़े हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, अगर दोनों बराबर हो जाए पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर तो वर्ग आव्यूह और बराबर नहीं तो आयताकार आव्यूह। क्लियर है? ये 6 समझ में आया। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 7वां नंबर, जो आपका अब सारा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल पे डिपेंड करेगा। तो पहले समझते हैं हम लोग कि मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, फिर हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, देखते हैं डायगोनल क्या होता है और फिर समझेंगे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहला यहां क्लियर कर देंगे आपको कि डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल एलिमेंट के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसमें डायगोनल नहीं होगा। जैसे a इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर है? अब देखिए आपको क्या सिखाएं कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। इसका ऑर्डर अगर देखेंगे तो कितना का है 3/3 का, मतलब स्क्वायर है। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, मतलब इसमें डायगोनल एलिमेंट होगा। अब देखिए जिस तरह से हम लोग आयत और वर्ग का विकर्ण देखते थे ना कि इस तरह का होता था, मान लीजिए अगर ये आयत है इसका विकर्ण ये होता था और ये होता था ना, तो मतलब कॉर्नर से कॉर्नर देखना। इसमें वही चीज है, ये आपको देखिए 1 5 और 9। क्लियर है? तो ये जो आपको 1 5 9 है यही आपका है डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है? यही आपका हुआ आपको मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण आपका यही है 1 5 9। जनरली इसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं, लेकिन आपको ज्यादातर जो यूज होगा डेफिनेशन में वो आपको प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल का ही होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि इस तरफ यानी इस तरफ जो आपको होगा ये कॉर्नर से कॉर्नर ये कहलाएगा आपको डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स का। क्लियर? ये 1 5 9 कौन सा एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर? ये आपको मेन डायगोनल। अब इसी के आधार पर यहां पे एक मैट्रिक्स का टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, लेकिन इसको समझने के लिए आपको डायगोनल एलिमेंट्स पहचानने आना चाहिए जो हम लोग जान चुके हैं। ये वाला होता है क्या चीज? डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखिए इसका सीधा सा डेफिनेशन है कि अगर हम लोग ए मैट्रिक्स लिए, इसका एलिमेंट है मान लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 7। क्लियर है? ये एक मैट्रिक्स है। अब डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावे, डायगोनल को आप छोड़ दीजिए 1 2 7 इसको छोड़ दीजिए, बाकी सारा एलिमेंट आपको अगर 0 हो जाए तो हमने क्या देखा है
1 2 7 के अलावा सारा का सारा क्या है, 0 है। इसका ऑर्डर देखेंगे तो क्या है, 3/3 स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 1 2 7 ये 0 नहीं है, लेकिन बाकी सारा एलिमेंट 0 है, तो यही आपका हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के अलावे अन्य सभी अवयव शून्य हो, उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन को नोट करके भी जाइएगा जो हम बोल रहे हैं। क्या लिखना है, वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के अलावे यानी विकर्ण को छोड़ के अन्य सभी अवयव यदि शून्य हो, तो उस अवयव को हम लोग कहते हैं विकर्ण अवयव। क्लियर। लेकिन इसके लिए डायगोनल एलिमेंट्स पता होना चाहिए कि मेन डायगोनल ये होता है, इसको सेकेंडरी कहते हैं, लेकिन इसका ज्यादा यूज यहाँ नहीं है। मेन है क्या चीज, तो मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। तो समझ में आ गया ये विकर्ण अवयव। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, इस डायगोनल पे ही आपको डिपेंड करेगा वो भी मैट्रिक्स। तो देखिए 8वां नंबर का पढ़ते हैं। आइए देखते हैं इन दो मैट्रिक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग अदिश अवयव कहते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है डायगोनल एलिमेंट पे। तो जैसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स पढ़े, उसी तरह से इसका थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसका जो डायगोनल होता है वो स्केलर होता है, मतलब तीनों से, और बाकी सब होगा क्या चीज, 0, और मैट्रिक्स तो स्क्वायर ही होना चाहिए। क्लियर है। तो क्या सीखे इसमें अदिश अवयव में, वैसा अवयव जिसके विकर्ण के अवयव समान नियतांक कांस्टेंट हो यानी बराबर हो, और अन्य सभी अवयव शून्य हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सा मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर। उसमें क्या देखे थे, वहां देखे थे केवल ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, लेकिन यहां तीनों बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब इस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां देखिए ये तीनों आपको इसको छोड़ के बाकी सब 0 है, तो ये डायगोनल भी हो सकता है। मतलब प्रत्येक अदिश अवयव विकर्ण अवयव हो सकता है, लेकिन जो आपको प्रत्येक विकर्ण अवयव है वो अदिश अवयव नहीं हो सकता। क्लियर होगा। आप यहां क्या देख रहे हैं, यहां देखिए ना डायगोनल आपको है, बाकी 0, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स भी तो है, मतलब जो अदिश अवयव है वो डायगोनल भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल आपको स्केलर नहीं हो सकता, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव। इसको आई से डिनोट करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए आई से डिनोट करते हैं, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि आई इज इक्वल टू क्या है, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कहने का मतलब है इसका ऑर्डर 3/3। कहने का मतलब क्या है कि अगर डायगोनल एलिमेंट सारा 1 हो, बाकी हो जाए 0, 1 के अलावा यहां कुछ नहीं होना चाहिए। बात ध्यान समझना, यहां पे बराबर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी के लिए आपको डायगोनल एलिमेंट्स सारा का सारा 1 होना चाहिए, जितना ऑर्डर का। ये 3/3 का था, यहाँ पे तीनों 1 था। अगर हम 2/2 का लेंगे तो 1 0 0 1। तो देखिए ये आपको यहाँ पे इसका डायगोनल एलिमेंट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है सारा। ये हो गया 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में भी अगर आपको सिर्फ आई लिखा हुआ रहेगा तो उसका ऑर्डर आप क्वेश्चन के हिसाब से लीजिएगा। यानी क्वेश्चन में अगर कोई मैट्रिक्स 2/2 का होगा तो आई भी 2/2 का लेंगे, और अगर क्वेश्चन में मैट्रिक्स 3/3 का होगा तो आई भी 3/3 का। इस तरह से हम लोग सीखे स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर के लिए डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी के लिए डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, और इसके अलावा सारा 0 होना चाहिए। क्लियर है। तो यहां पे हम लोग सीखे 9 नंबर का मैट्रिक्स जो था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आगे आएंगे 10वां नंबर का सीखते हैं। चलिए देखते हैं 10 नंबर में कौन सा मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। तो इसका तो सिंपल सा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, जैसे ए लिए और यहाँ 0 0 0 0 सारा एलिमेंट 0 है, जैसे बी लिए 0 0 0 0 0, मतलब सारा एलिमेंट अगर 0 है तो उसको हम लोग कहेंगे
जीरो मैट्रिक्स और इसको जीरो से डिनोट भी किया जाता है। सवाल में आपको लिखा रहेगा कि मान लीजिए कोई इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है मैट्रिक्स का, जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू +5a + 6i इज इक्वल टू 0। कभी कभी आपको इसमें किसी का वैल्यू निकालने दे देगा, ये 0 आपको इसको हम लोग मैट्रिक्स भी कंसीडर कर सकते हैं। और इस 0 का ऑर्डर किसके हिसाब से लेंगे, इसको पूरा हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे और जो मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर मतलब ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा उसी ऑर्डर का हम लोग ये 0 मैट्रिक्स लेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए ये आपको 3x3 के लिए ही डिफाइन होता है। देखिए इसमें है लोअर, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से ये अपर होना चाहिए। ठीक है, यानी उल्टा डेफिनेशन, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। कैसे? देखिए जैसे है कि 1 2 3। क्लियर है? अब निम्न है तो करेंगे क्या, निम्न है तो लिख देते हैं फिर समझाएंगे। देखिए तो आपको डेफिनेशन कर रहा है कि क्या है नाम इसका, तो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। लेकिन अगर ऊपर इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, यहां देखिए, और सारा एलिमेंट क्या है 0 0 0, तो वो कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी का जस्ट अपोजिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए एक ट्रायंगल नीचे बनेगा, दैट मींस कि A इज इक्वल टू 1 2 3 5 मान लीजिए 6 7 और ये 0 0 एंड 0। अगर यही ट्रायंगल आपको नीचे बना, इस बार नीचे बना तो नीचे बनेगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ऊपर बनेगा तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और सारा एलिमेंट अगर 0 हो गया उसको बोलेंगे 0 मैट्रिक्स। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग पढ़े 12 टाइप का मैट्रिक्स। तो इसमें आपको जैसे लोअर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर, इस सब का यूज नहीं के बराबर है। आपको क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी बुक है या कोई भी बुक है उसमें इस दोनों मैट्रिक्स का नहीं के बराबर यूज है। इसके ऊपर का सारा आपको ध्यान से देखना है और याद रखना है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होता है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि बराबर अवयव मतलब इक्वल मैट्रिक्सेस, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होता है। तो यहां पे कह रहा है कि दो अवयव ए और बी बराबर होंगे यदि अवयव ए की कोटि बराबर अवयव बी की कोटि, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अवयव ए के प्रत्येक अवयव बराबर अवयव बी के संगत अवयव। अब देखिए इसको हम समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए बराबर आपको दिया गया है इस तरह से x y z और a, एंड b बराबर 1 2 3 एंड 4, और आपको दे रखा है कि a अगर b के बराबर है, ठीक है, तो x y z और a का मान ज्ञात करें। देखिए दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो 2/2 एंड 2/2। तो यहां देखिए दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं हम लोग इसको इस तरह से कि a इज इक्वल टू b, और अगर a b के बराबर तो ये हो जाएगा आपको x y z एंड a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अगर दोनों का ऑर्डर बराबर हो और दोनों का संगत अवयव भी बराबर तो बराबर होगा। अब आप यहां देखिए a के प्रत्येक अवयव बराबर b के संगत। अब यहां x है तो जस्ट इसके सामने 1, इसका मतलब कि x का मान आ गया 1। क्लियर है? फिर आइए यहां है y तो यहां है 2, दैट मींस y का मान हो गया कितना, तो 2। यहां पे z है, यहां पे 3 है, इसका मतलब z का मान हो गया 3, एंड यहां a है, यहां 4 है, तो मतलब a का मान हो गया आपको 4। क्लियर है? तो हम लोग क्या देखें, दो मैट्रिक्स आपको आपस में बराबर कब होगा, जब दोनों मैट्रिक्स का पहला कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, और अगर ऑर्डर सेम है तो ए का यानी पहला वाला जो मैट्रिक्स का उसका प्रत्येक अवयव सेकंड वाले मैट्रिक्स के संगत अवयव के बराबर, मतलब इसका फर्स्ट लेंगे तो इसका भी फर्स्ट, इसका सेकंड इसका भी सेकंड, थर्ड तो थर्ड, फोर्थ तो फोर्थ। इस तरह से अगर मैट्रिक्स है तो वो कहलाएगा बराबर मैट्रिक्स। और इस इक्वल मैट्रिक्स से आपको चैप्टर में सवाल भी बहुत है 3.1 में।
क्लियर है। अब यहां से आपको हम वहां देखे थे तभी हम लोग कि A इज इक्वल टू A I एंड J, और यहां लिखा है आपको M/N। तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए ये I जो होता है ये दर्शाता है रो को, और ये जो J होता है ये दर्शाता है कॉलम को। क्लियर। और स्मॉल a एलिमेंट को, कैपिटल ए मैट्रिक्स को। ध्यान समझिए, कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से एलिमेंट को डिनोट करते हैं, और I ये हुआ रो के लिए एंड J हुआ कॉलम के लिए। अब जैसे हम लिखेंगे A11, तो मतलब हुआ कि वो एलिमेंट जो उस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। जैसे हम लोग लिखेंगे A12, इसका मतलब हुआ कि वो एलिमेंट जो उस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में। 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 21 तो फर्स्ट पे जो रहा वो रो होगा, सेकेंड पे कॉलम। तो क्या सीखे, कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को, स्मॉल लेटर से एलिमेंट को, I रो J कॉलम, 11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। क्लियर है। चलिए तब इस टाइप का भी हम लोग एक सवाल करते हैं जिसमें हम लोग I J से रिलेटेड देखेंगे कि ये क्या है और किस तरह से हम लोग 11 12 का वैल्यू निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं इस सवाल को अगर हम लोग यहां बनाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 1 1 1 3 2 1 2 2 3 1 3 3 का। तो देखिए सबसे पहला आपको मैट्रिक्स दिया गया है, कह रहा है ऑर्डर, तो 3 रो एंड 3 कॉलम, तो 3/3, तो पहला तो मिल गया आपको आंसर 3/3। क्लियर। अब इन सारा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए करना कुछ नहीं आपको, जैसे कि इसको निकालने के लिए जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, मतलब अब हम लोग जैसे शुरुआत किए तो शुरुआत में हम लोग इस तरह से इसको सोच सकते हैं। देखिए कैसे, 3 रो एंड 3 कॉलम्स है, तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच दीजिए, ठीक है, एंड 3 वर्टिकल लाइंस खींच दीजिए, और आपका एलिमेंट्स जो होगा कहां होगा, जहां जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा, ये सारा आपका एलिमेंट्स और डिपेंड करेगा किस पे, तो ऑर्डर पे। तो 3 रो एंड 3 कॉलम्स था, तो 1 2 3 1 2 3। अब देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से, इस ए को ही यहां पे लिखेंगे कैसे, तो ए इज इक्वल टू, तत्काल इसको हम लोग ए लिख रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट पे है, तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, तो स्मॉल ए नीचे 1 1। फिर सेकंड पे आइए, तो ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा 1 2। फिर इस पे आइए, फर्स्ट रो 1 2 3 थर्ड कॉलम, तो A 1 3, नीचे आ जाइए, आगे कुछ है नहीं, यहाँ आएंगे फर्स्ट, यहाँ देखिए ये आपका रो है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A 2 1, और इसी तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं। अब तीसरा रो में 3 1 3 2 और ये 3 3, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A 3 3। क्लियर है। तो जो आपका क्वेश्चन था उसी मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से चेंज कर दिए ताकि हम लोग को ये वैल्यू निकालने में आसान। अब आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये सब का वैल्यू आपको निकालने के लिए ये निकालने का जरूरत नहीं है तक करने का, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग मान लिख सकते हैं। अब देखिए आपको चाहिए A11 कहां पे है, फर्स्ट पे, और यहाँ फर्स्ट पे 1, तो मतलब A11 का वैल्यू आपको हो गया कितना, 1 हो गया। क्लियर है। 1 3 यहाँ पे है और 1 3 का एलिमेंट 3 है, इसका मतलब A13 का वैल्यू आपको हो गया 3। फिर आगे किसका वैल्यू पूछ रहा है, 21 का, तो 21 है यहाँ का एलिमेंट है 4, मतलब कि A21 का वैल्यू हो गया 4। फिर आगे बढ़िए, अगला आपको पूछ रहा है 2 3, तो 2 3 है यहाँ, और इसमें यहाँ पे क्या है 6 है, तो A23 का वैल्यू हो गया 6। नेक्स्ट 3 1 एंड 3 3, 3 1 0 एंड 3 3 तो 2, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि A31 इज इक्वल टू 0 एंड A33 इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो क्या सीखे, तो यहाँ पे हम लोग सीखे कि I होता है रो IJ में और J होता है कॉलम। तो इस टाइप का अगर सवाल आए
तो आप जब शुरुआत में हैं, जैसे हम लोग अभी शुरुआत किए हुए हैं, तो ये बना के कीजिएगा तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा और इसमें आपको गलती होने का संभावना भी नहीं रहेगा। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो डायरेक्ट देखिएगा 1 1 है फर्स्ट वाला, फिर यहाँ पूछ रहा था 1 3, तो 1 3 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 3 ले लिए, फिर 2 1 है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 ले लिए, ठीक है। 2 3 है सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6 ले लिए, सेम 3 1 था 0, 3 3 था तो 2। इस तरह से हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग सीखे मैट्रिक्स का डेफिनेशन, फिर रो एंड कॉलम और उसी के आधार पर ऑर्डर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस और इस टाइप का सवाल हम लोग बनाने के लिए सीखे। तो जैसा कि हम लोग जैसे एक्सरसाइज 3.1 है वो तो हम लोग कर ही चुके थे पहले ही, तो ये आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बाकी था, ये पोस्ट नहीं किए थे, इसको भी हम लोग पोस्ट कर दिए हम। अब इसको देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 3.1 आपका क्लियर है। और 3.2 के लिए हम लोग आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ये तीनों भी हम लोग कर चुके हैं। उसका वीडियो मतलब लेक्चर हम लोग उसका कर ही चुके हैं और उसका वीडियो भी पोस्ट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। क्लियर है? तो पढ़ते रहिए ठीक से। थैंक यू।